नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री का यह 15वां टेस्ट है, 15वां मॉक टेस्ट है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग। जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वैसे मैं 2:30 पर लगातार लाइव ही आता हूँ, लाइव ही आकर टेस्ट होता है। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं जिसकी वजह से लाइव आने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं अगर 2:30 पर लाइव नहीं आ पाऊंगा तो 2:30 पर वीडियो अपलोड जरूर हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि आप लाइव आने वाले थे 2:30 पर तो क्यों नहीं आए। तो देखिए दोस्तों, यही रीज़न है इसके पीछे कि अगर वैसे तो 2:30 पर मैं लाइव आ जाता हूँ जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के लिए, लेकिन अगर मैं लाइव न आ पाऊँ तो 2:30 पर आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे। तो यह बात ध्यान में रखिएगा। एक बात और बता दूं, यह जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री का 15वां मॉक टेस्ट है, लेकिन आप लोग को जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन रामबाण मटेरियल देना चाहता हूं। पूरा का पूरा जनरल हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा जीआईसी पीजीटी का पूरा 7500 प्रश्नों की रामबाण टेस्ट सीरीज है दोस्तों। 7500 प्रश्नों की, 100, 50, 200, 250, 300, 400, 1000, 2000 की बात ही नहीं है। 7500 प्रश्नों की रामबाण टेस्ट सीरीज है जो यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी आदि के महत्वपूर्ण सारगर्भित पुस्तकों का समग्र अवलोकन करके तैयार किया गया है। 7500 प्रश्नों की रामबाण टेस्ट सीरीज है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी या फिर कंप्यूटर के प्रश्न या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यह सभी कुछ उसमें समाहित होगा। 7500 प्रश्नों की रामबाण टेस्ट सीरीज में अभी समय है, 20 जून को आपका जीआईसी पीजीटी का प्रीलिम्स होने वाला है। अगर आप लोग कुछ अलग मटेरियल लेना चाहते हैं तो यह मटेरियल आप लोग ले सकते हैं। 7500 प्रश्नों की रामबाण टेस्ट सीरीज है तो यह आप लोग ले सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में है। लेकिन यह जो भी मटेरियल है दोस्तों, 7500 प्रश्नों की रामबाण सीरीज, यह आपका चार्जेबल है। तो 299 इसका मूल्य है, 299 रुपया इसका चार्ज है। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और 299 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। और जो हमारा फ़ोनपे नंबर या गूगल पे नंबर यही है, जो व्हाट्सअप नंबर ही है, डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो यह जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे 299 का आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। 7500 प्रश्नों की रामबाण टेस्ट सीरीज है। आइए मैं टेस्ट सीरीज में भी दिखाता हूँ और टेस्ट सीरीज दिखाने के बाद सीधे 15वां प्रश्नों की 15वां प्रश्न का यह जो मॉक टेस्ट है जीएस का, यह मैं शुरू करूँगा। आइए दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जीआईसी पीजीटी सामान्य अध्ययन 7500 प्रश्नों की रामबाण टेस्ट श्रृंखला है दोस्तों। संपूर्ण सारगर्भित समग्र टेस्ट श्रृंखला है, हर एक दूसरी परीक्षा की तैयारी के लिए है, लेकिन विशेष रूप से जीआईसी पीजीटी को ध्यान में रखकर इसे यह बनाया गया है। और यह देखिए, यह जो प्रश्न है पूरे के पूरे यूपीपीएससी की तर्ज पे है, संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग की तर्ज पे है दोस्तों। तो यह आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और आविष्कार, इतना पोर्शन कवर होगा। और आप लोग देख लीजिए 1050 पेज का है यह पूरा का पूरा पीडीएफ। 1050 पेज का यह पूरा अखंड पीडीएफ है और यह आपकी तैयारी कर सकते हैं। 20 जून का प्रीलिम्स होने वाला है। अगर आप लोग नियमित टेस्ट देने का अभ्यास करेंगे तो यह जीएस के जो पोर्शन है, 40 प्रश्न आपके जीएस की जो आने वाले हैं, इसमें आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1050 पेज का ये पीडीएफ है। तो यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा और पेमेंट करके जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। आइए सीधे टेस्ट को शुरू करते हैं, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी। धन्यवाद। देखिए 41वां प्रश्न है, वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में। तो वायु दाब कब कम होता है, सबसे कम कब होता है? तो सबसे कम जो वायु दाब कम होता है गर्मी के महीने में, ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है, विकल्प डी। प्रश्न 42 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हवाएं दी हैं कि कौन कौन सी हवा कहाँ कहाँ से है, मतलब वायुधारा कौन सी है कहाँ की। तो देखिए विली विली जो वायुधारा है यह आपका विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया की वायुधारा है। तो ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस की, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो फिलीपींस भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस दोनों करीब में है। तो यह विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की वायुधारा है। हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, वहाँ पर टॉर्नेडो भी चलता है, हरिकेन भी चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और टाइफून जो है आपका चीन की वायुधारा है। बोगियो जो है आपकी तमिलनाडु की जलधारा है, तमिलनाडु की बोगियो। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, स्वेज नहर, उत्तरी अटलांटिक नहर।
तो कौन सा एक सबसे व्यस्ततम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? तो सबसे व्यस्ततम जो समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है वह है उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक बीच में पड़ता है, और इधर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी पड़ते हैं, इधर यूरोप के देश पड़ते हैं। तो इसलिए यूरोप के देशों से यूरोप के देशों से और उत्तरी अमेरिका के देशों से लगातार व्यापार होता है, इसलिए सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग जो है वह है उत्तरी अटलांटिक, विकल्प डी। प्रश्न 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम निक्षेप के लिए जाना जाता है कौन सा देश? तो देखिए, यूरेनियम के जो सबसे ज़्यादा भंडार हैं वह है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार है। लेकिन यहाँ पर यूरेनियम के निक्षेप के बारे में बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम के जो निक्षेप हैं वह आपके कनाडा में है। कनाडा में, विकल्प ए, कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के निक्षेप हैं। कनाडा में इतनी ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है कि इसे यूरेनियम सिटी भी बोलते हैं, यूरेनियम सिटी। प्रश्न 45 देखिएगा, जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो किस खनिज में जापान आत्मनिर्भर है? बॉक्साइट में, लौह अयस्क में, तांबा में या खनिज तेल में? तो सबसे ज़्यादा जो आत्मनिर्भर है जापान किस खनिज में? तो वह है तांबा में। तांबा में जापान आत्मनिर्भर है, विकल्प सी। प्रश्न 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? भारत, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। एक बात बता दूं आप लोग को, डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पर भी टेस्ट होते रहते हैं, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन कर लें। और वहाँ जो आपको टेस्ट मिल रहे हैं, वहाँ जो भी प्रश्न मिल रहे हैं उसे फॉलो करिए, परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा दोस्तों। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया का वह देश जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, तो सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत है वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। अगर इन चारों देशों की बात किया जाए तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, और पाकिस्तान जो है वह 34% जो है नगरीकृत पाकिस्तान है, और 33.42 ऐसे करके भारत है, थोड़ा ही कम है भारत नगरीकरण के मामले में। प्रश्न 47 देखिएगा, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों में उच्चतम लिंगानुपात है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? मतलब इन राज्यों से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, वो तो जानते हैं केरल है, लेकिन केरल तो ऑप्शन में है नहीं। तो देखिए, दूसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो लिंगानुपात है, केरल में क्या है 1084 लिंगानुपात है, तमिलनाडु में क्या है 996 लिंगानुपात है, तमिलनाडु में 996, और आंध्रा में जो है ये आपका 993, आंध्रा में 993 है। तो इन चारों प्रदेशों की बात किया जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, विकल्प ए। प्रश्न 48 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? वाराणसी में, लखनऊ में, गाजियाबाद में या कानपुर नगर में? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वह है गाजियाबाद में, और गाजियाबाद के बाद कौन सा नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? वह है वाराणसी। तो इन चारों की बात किया जाए तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 49 देखिएगा, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? कहाँ शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा न्यूनतम है, कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में, केरल में? तो देखिए, मैं बताता हूँ। तो देखिए, यह जो है सबसे ज़्यादा सब यहाँ जो कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो इसमें केरल ही होगा, विकल्प बी। सी और डी जानकर क्या करेंगे विकल्प, इसमें पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर केरल होगा। सबसे ज़्यादा जो शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग है ग्रामीण क्षेत्रों में, सबसे कम कहाँ है? तो वह है केरल में। और प्रश्न 50 पे आइए। प्रश्न 50 पे आइए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष तो आप सच्चिदानंद सिन्हा जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात किया जाए तब कौन है बताइए? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे उस समय, जिस समय भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने, तो उस समय उपाध्यक्ष जो बने थे उनका नाम है हरीशचंद्र मुखर्जी, SC मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी, यह उपाध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर यह प्रश्न ये कर रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वह BN राव थे, विकल्प सी।
प्रश्न 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो ये आप लोग जानते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है एन गोपालास्वामी, यही संविधान सभा के 1 मिनट देखिए, गलत। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, अल्लादी नहीं, सॉरी, मुझे पूरा प्रश्न तो कम से कम देख लेना चाहिए। यहाँ पर और विकल्प दिया हुआ है, तो वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एन गोपालास्वामी जो हैं यह भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर यह भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ये कह रहा कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर 1 और 3 मतलब विकल्प सी सही है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से 2 सदस्य आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, एन गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। प्रश्न 52 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? वित्त आयोग, नीति आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो देखिए, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है, लेकिन नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, विकल्प बी। नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, योजना आयोग की जगह योजना आयोग का ही नाम परिवर्तन करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। और नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि अन्य जो 3 संस्थाएं हैं वह संवैधानिक संस्था हैं। प्रश्न 53 देखिएगा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40, विकल्प बी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा जीआईसी वालों। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन, बताएं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन, 14 दिन, विकल्प बी। तो यहाँ पर 14 दिन पूर्व आपको सूचना देना आवश्यक होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, और यह जो 6 प्रश्न कंप्लीट आपको गौर कराने हैं, कुल मिलाकर 26 प्रश्न आपको अगले सीरीज में मिलेगा। 6 प्रश्न और आपके कंप्लीट कराने हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। जिनको भी मटेरियल चाहिए डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा। कुछ परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से 6 प्रश्न मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद आप लोग को।